वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूनिट के एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज मैकेलिस मेथड फॉर कैंटिलीवर बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम। आफ्टर दिस लेक्चर you will be able to explain the Michaelis method to find out the slope and deflection for different loading conditions। अगर इस टॉपिक के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हमने इसके पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड्स को यूज किया था फॉर कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम। तो वहां पे हमने देखा कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर इसेंट्रिक लोड आ जाए तो हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड को सॉल्व करने में बहुत सारे कांस्टेंट्स बन गए थे और इक्वेशंस हमें हर अलग अलग रीजन्स के लिए सॉल्व करना पड़ा था। तो वो तो एक सिंगल लोड के लिए था। जब अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे या कैंटिलीवर बीम पे मल्टीपल लोडिंग्स होंगे, मींस एक से अधिक लोड हो जाए, जैसे पॉइंट लोड यूडीएल हो जाए या 2-3 यूडीएल एक साथ आ जाए या 2-3 पॉइंट लोड के साथ कपल भी आ जाए, तो ऐसे कंडीशंस में डबल इंटीग्रेशन मेथड से प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा वो, बट उसका कैलकुलेशन बहुत ही अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और बहुत सारी इक्वेशंस हर रीजन के लिए अलग अलग कॉन्स्टेंट्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए एक नया मेथड यूज करने जा रहे हैं, दैट इज मैकेलिस मेथड। यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे कि मैकेलिस मेथड से कॉम्प्लेक्स लोडिंग को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकेलिस मेथड में डिफरेंस क्या है उस चीज को भी हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड मेथड, दैट इज मैकेलिस मेथड। तो इसके पहले अभी हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था। तो बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड तो सिंपल था, बट एक प्रॉब्लम जब हमने सिंपली सपोर्टेड बीम पे इसेंट्रिक लोडिंग का सॉल्व किया तो वहां पे हमने देखा कि कैलकुलेशन हमारा बहुत ही अधिक लॉन्ग हो गया है। और जब वो तो एक सिंगल पॉइंट लोड है, जब आपके मल्टीपल पॉइंट लोड्स हो गए बीम पे, या बीम के कुछ पार्ट में यूडीएल है और यूडीएल के साथ कपल है या कपल के साथ पॉइंट लोड है, मीन्स अलग अलग टाइप्स ऑफ लोड है, जब 2-3 लोड साथ में बीम पे आ जाए तब हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व तो होगा, बट इक्वेशंस बहुत ही अधिक बन जाएंगे और आपको बहुत बार कांस्टेंट्स को डिटरमाइन करना होगा और फिर उसको सॉल्व करने से इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो इसलिए उस मेथड को अब हम लोग डिसरिगार्ड करेंगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे मैकेलिस मेथड। तो वो प्रॉब्लम्स जहां पे डबल इंटीग्रेशन मेथड हमारा फेल हो जाता है या डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमारा कैलकुलेशन बहुत ही अधिक लॉन्ग हो जाते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स में मैकेलिस मेथड का यूज करेंगे। और मैकेलिस मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये दोनों ही जो प्रॉब्लम्स हैं या दोनों ही जो मेथड्स हैं, इनको हम लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज करते हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स इस मेथड का यूज नहीं होगा। जैसे मैकेलिस मेथड क्या है, तो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो लेट एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस सिंपली सपोर्टेड बीम पे 2 पॉइंट लोड्स हैं, P1 एंड P2। जो P1 लोड है वो पॉइंट C पे है और पॉइंट C हमारे लेफ्ट सपोर्ट से जो A सपोर्ट है उससे स्मॉल a डिस्टेंस पे है। फिर हमारा है P2 लोड जो पॉइंट D पे है और ये पॉइंट D हमारे लेफ्ट सपोर्ट A सपोर्ट से स्मॉल b डिस्टेंस पे है। और जो हमारा राइट मोस्ट सपोर्ट है, दैट इज सपोर्ट B, वो हमारा लेफ्ट सपोर्ट A सपोर्ट से L डिस्टेंस पे, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ द बीम। तो अब ऐसी इक्वेशन जब हम इस प्रॉब्लम में डबल इंटीग्रेशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पहले आपको AC रीजन का इक्वेशन लिखना होगा, फिर CD रीजन का इक्वेशन लिखना होगा और फिर DB रीजन का इक्वेशन लिखना होगा। फिर इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे 2 बार, तो हर रीजन में 2-2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपके 6 कांस्टेंट निकल के आएंगे, दैट इज C1 से लेके C6 तक। उस सारे कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस यूज करना होगा, तो तब हमारा प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मैकेलिस मेथड का स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैकेलिस मेथड क्या होता है, इन सारे सेक्शंस का, इन सारे रीजन्स का, AC रीजन, CD रीजन, DB रीजन, इन तीनों रीजन का जो बेंडिंग मोमेंट एट x है, उन तीनों को हम एक ही साथ लिख देंगे और उनको जब हम इक्वेशन को एक ही साथ लिखेंगे और फिर उसको हम एक ही साथ इंटीग्रेट भी कराएंगे 2 बार, तो कांस्टेंट हमारे बहुत अधिक नहीं आएंगे। देखते हैं कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मैकेलिस मेथड होता क्या है, तो ध्यान से समझ लेंगे इस मेथड को। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप मोमेंट एट x लिखेंगे फॉर AC रीजन।
तो एसी रीजन का मोमेंट एट एक्स क्या होगा? तो अगर एसी पे अगर हम एक सेक्शन लें जो एक्स डिस्टेंस पे है, दिस इज प्लस आर ए इंटू एक्स। सिमिलरली अब आप मोमेंट लिखेंगे फॉर सीडी रीजन। तो अगर हम सीडी के रीजन में अगर एक सेक्शन रख लें, लेट दिस सेक्शन जो हमारे ए से एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए मोमेंट क्या होगा? देन मोमेंट एट एक्स विल बी आर ए डेट इज अपवर्ड इंटू एक्स माइनस लोड P1 इंटू उस एक्स डिस्टेंस में अगर हम ए माइनस कर देंगे, दैट इज P1 इंटू एक्स माइनस ए। सिमिलरली आप मोमेंट लिखेंगे फॉर डीबी रीजन। अगर डीबी रीजन में एक सेक्शन है, अगर लेट ये सेक्शन हमारा ए सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट हमारा क्या होगा? तो ये हमारा हो गया मोमेंट एट एक्स फॉर डीबी रीजन विच इज प्लस आर ए इंटू एक्स माइनस P1 इंटू एक्स में से ए माइनस एंड माइनस P2 इंटू उस टोटल एक्स में से स्मॉल b माइनस। तो देखिए अलग अलग रीजन का मोमेंट्स हमने लिखा है। अब जब हम मैक्यूलेस मेथड को यूज करेंगे तो हमारा ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो लिखते हैं, तो इक्वेट कराते हैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स से, तो आप मोमेंट एट एक्स इक्वेट करा देंगे फॉर डीबी रीजन से। मीन्स पूरे बीम का में वो मोमेंट एट एक्स हमें मैक्यूलेस मेथड में यूज करना है जो बीम के सारे रीजन्स को एक ही साथ कंसिडर करे। तो आप ये अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे मोमेंट लिखने की जरूरत हमें नहीं है। कंप्लीट मोमेंट हमने लिख दिया डीबी रीजन का, और उस डीबी रीजन के मोमेंट को इक्वेट कराएंगे ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। तो देखिए ये जो ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट एट एक्स हमने लिखा है, और मोमेंट एट एक्स क्या था? डेट इज आर ए इंटू एक्स माइनस P1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस P2 इंटू एक्स माइनस बी। तो इस इक्वेशंस को अब हम डायरेक्टली मैक्यूलेस मेथड में यूज नहीं करते हैं, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में यूज करते हैं। जैसे फॉर एसी रीजन मोमेंट क्या था? आर ए इंटू एक्स, तो हमने आर ए इंटू एक्स को एक ब्रैकेट में रख दिया, या एक हमने वहां एक ब्रैकेट या एक ऑब्लिक का एक साइन दिया। वो ऑब्लिक साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो आर ए इंटू एक्स मोमेंट है, दिस मोमेंट इज ओनली वैलिड इन एसी रीजन। फिर जो मोमेंट सीडी रीजन था डेट इज आर ए इंटू एक्स माइनस P1 इंटू एक्स माइनस ए, जब अब हमारा स्टडी सीडी रीजन के लिए होगा तो हम केवल एनालिसिस करेंगे यहां से लेके यहां तक, सेकंड ऑब्लिक तक। और फिर जब आप एनालिसिस डीबी के लिए करेंगे तो डीबी के लिए स्टडी करेंगे हम पूरे इक्वेशंस के लिए। तो हम अलग अलग सेक्शंस के लिए हम अलग अलग मोमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सारे मोमेंट को एक साथ हमने लिख दिया और रीजन वाइज उसको हमने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब जब हमारा मोमेंट एट एक्स का ऐसा इक्वेशन बन रहा है, तो अब इसको अगर हम डबल इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटिंग कट करना ये, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड्स या इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन करने से हमारा इक्वेशन आएगा। तो देखिए जब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स जो स्लोप होता है इज इक्वल टू आर ए एक्स का इंटीग्रेशन हुआ आर ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, जो सेकेंड पार्ट है डेट इज माइनस P1 इंटू एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा माइनस P1 इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2। एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट को अगर इंटीग्रेट करें तो माइनस P2 इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेटिंग अगेन, जब इसको इंटीग्रेट किया हमने सेकेंड टाइम तो हमारा इक्वेशन बना, जो थीटा था वो तो डिफ्लेक्शन बन गया, और आर ए इंटू एक्स क्यू अपॉन 6 प्लस C1 एक्स प्लस C2 ऑब्लिक माइनस P1 इंटू एक्स माइनस ए क्यू अपॉन 6 ऑब्लिक माइनस P2 इंटू एक्स माइनस बी क्यूब अपॉन 6। तो देखिए अगर हम इसको डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज किए होते हैं तो हर रीजन्स के लिए हमें दो दो कांस्टेंट मिलते, तो हमारे 6 कांस्टेंट होते। बट मैक्यूलेस मेथड में जब हमने पूरे इक्वेशन को अलग अलग रीजन्स के लिए एक ही इक्वेशन में पुट किया है तो हमारा कांस्टेंट 2 ही मिले हैं, डेट इज C1 एंड C2। तो यही हमारा एडवांटेज है मैक्यूलेस मेथड का। अब आप C1 और C2 को डिटरमाइन कर कैसे करेंगे? तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। C1 एंड C2 इज डिटरमाइंड
यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। अब होता क्या है कि अब इस इक्वेशंस को यूज कैसे करना है, तो जब ये आपका कंप्लीट इक्वेशन हो गया और जब आप बाउंड्री कंडीशंस फॉर ओनली एसी रीजन के लिए यूज कर रहे हैं या इन पहले ब्रैकेट के लिए कर रहे हैं, तो आप केवल पहले ब्रैकेट का स्टडी करेंगे और बाकी दोनों ब्रैकेट्स या बाकी दोनों जो ऑब्लिक्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जब आप मिडिल पार्ट का स्टडी करेंगे तो हम ए से लेके मिडिल पार्ट तक तो स्टडी करेंगे, बट उसके बाद वाले जो रीजन है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ऐसे ही जब भी आपको बाउंड्री कंडीशन यूज करना है, उसके बाद हमें डिफ्लेक्शन स्लोप जिस भी रीजन का जहां भी चाहिए तो उसी रीजन तक हमें केवल इक्वेशंस को यूज करना है, आगे के पार्ट के इक्वेशंस को यूज नहीं करना है। यही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ मैकेलेज मेथड है। मींस जो डबल इंटीग्रेशन मेथड को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, वो टाइम आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा और एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी हम बड़े आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस यूजिंग मैकेलेज मेथड। उसके बाद हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम को आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैकेलेज मेथड्स की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर एक इसेंट्रिक पॉइंट लोड है W at C which is located at a distance of small a from the left support एंड स्मॉल बी फ्रॉम द राइट सपोर्ट। ये लोड ए सपोर्ट से स्मॉल ए डिस्टेंस पे है और बी सपोर्ट से स्मॉल बी डिस्टेंस पे है और टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज कैपिटल एल, स्पैन ऑफ द बीम इज एल। तो इसी प्रॉब्लम को हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया था, इसी प्रॉब्लम को हम मैकेलेज मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो आप बड़े आसानी से इन दोनों मेथड्स को कंपेयर कर सकते हैं कि हमने क्या स्टडी वहां पे किया था और यहाँ पे किस तरीके से ये मेथड डबल इंटीग्रेशन से डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप एसी रीजन का मोमेंट अगर लिख लें तो एसी के लिए मोमेंट एट एक्स क्या होगा, डेट इज आर ए इंटू एक्स एंड आर ए इज डब्ल्यू बी अपॉन एल इंटू एक्स। सिमिलरली अगर आप सीबी रीजन के लिए बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, देन फॉर सीबी रीजन मोमेंट एट एक्स विल बी आर ए इंटू एक्स माइनस लोड इंटू टोटल एक्स में अगर ए माइनस कर दें दैट इज डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए। तो ये दो इक्वेशंस हो गया हमारा मोमेंट एट एक्स फॉर एसी एंड सीबी। बट जब हम मैकेलेज मेथड यूज करते हैं तो हम कंप्लीट इक्वेशंस को यूज करते हैं विथ ऑब्लिक साइन, दैट इज ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एक्स अपॉन एल ऑब्लिक माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए। अगर इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बना ई आई थीटा एक्स, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया अबव इक्वेशन को। अगर अगेन हम इंटीग्रेट करें देन वी विल गेट, देखिए जब हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन मिल गया है तो जब हमने स्लोप वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो ये इक्वेशन बना। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो अब हम C1 और C2 हमारा मेन फोकस है कांस्टेंट 1 एंड कांस्टेंट 2 को डिटरमाइन करना। और कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 को डिटरमाइन करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस लगाना होगा। और जब ये नॉन सिमेट्रिक लोड है तो स्लोप का बाउंड्री कंडीशन तो हमें पता नहीं है कि जीरो कहां पे होगा, बट हम दो बाउंड्री कंडीशंस ये लगा सकते हैं कि एट द सपोर्ट डिफ्लेक्शन इज जीरो। तो सबसे पहले जब आप यूज करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डिफ्लेक्शन विल बी जीरो। तो जब x जीरो है और डिफ्लेक्शन जीरो है तो x जीरो कौन से रीजन में है, दिस इज एसी रीजन, ये सीबी रीजन का पार्ट नहीं है, ये बाउंड्री कंडीशन एसी रीजन के लिए है। तो आप केवल एसी रीजन के इक्वेशन को यहां से लिखेंगे। तो हमें यहां से क्या किया हमने कि जब बाउंड्री कंडीशन x जीरो पुट किया तो वो एसी रीजन का पार्ट है, तो केवल हमें एसी इक्वेशन को ही यहां पे आगे लिखना है। ये एसी के बाद वाला इक्वेशन जो ऑब्लिक के बाद वाला पार्ट है वो इक्वेशन का भी काम नहीं है, तो वो हमारे बाउंड्री कंडीशन में वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो अलग रीजन का मोमेंट है। तो आप केवल इतने इक्वेशन को देखें तो जब डिफ्लेक्शन जीरो हुआ तो ये x जीरो होगा, देन दिस पार्ट फर्स्ट पार्ट इज जीरो, देन C1x तो x जीरो है, सेकेंड पार्ट इज जीरो, तो कांस्टेंट 2 मिल गया डायरेक्टली विच इज C2 इज इक्वल टू जीरो। अब हम नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू L
तो डिफ्लेक्शन क्या होगा 0। और जब x हमारा l है तो l कहाँ पे है, तो सपोर्ट b पे है, तो सपोर्ट b कौन से रीजन में है, तो सी बी रीजन में है। तो जब हम इक्वेशन सी बी रीजन के लिखेंगे तो हम पूरे इक्वेशन को फिर पुट करेंगे, क्योंकि सीबी के बाद कोई रीजन तो है नहीं। अगर सीबी के बाद भी कोई रीजन होता तो हम उस रीजन के मोमेंट को आगे हम इक्वेशन में पुट नहीं करते हैं। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है। इस कंप्लीट इक्वेशन में C2 इज 0, इस C2 को 0 कर दिया हमने। अब देखिए x हमें जो पुट है, जहां x दिख रहा है वहां x की जगह हम l पुट करते जाएंगे, तो ये कंप्लीट पार्ट ये भी 0 है। तो हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू WB L स्क्वायर अपॉन 6 प्लस C1L माइनस W इंटू L माइनस A क्यूब अपॉन 6। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा कांस्टेंट 1 मिला एंड दैट कांस्टेंट 1 विल बी इक्वल टू, तो जो हमारा कांस्टेंट 1 मिला है दिस इज माइनस WB अपॉन 6L इंटू L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब C1L को एक साइड रहने दें, बाकी सबको अगर हम राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी दूसरे साइड ले जाएंगे, फिर हम एलसीएम लेके बाकी सबको सॉल्व करेंगे, फिर हम तो C1 मिलेगा माइनस ऑफ WB अपॉन 6L इंटू L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो जब कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 मिल चुका है तो इन दोनों कांस्टेंट्स को हम इक्वेशंस में पुट करेंगे, जो स्लोप का इक्वेशन था और थीटा स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन था। फिर हम आगे फिर से बाउंड्री कंडीशंस को यूज करते हुए जहां भी आपको इक्वेशन पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए या स्लोप चाहिए उसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। सबसे पहला काम है C1 और C2 को पुट करना हमारे डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में और स्लोप के इक्वेशन में। तो ये हमारा मिल गया स्लोप का इक्वेशन एंड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। तो जब स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमें मिल चुका है तो आपने क्या किया था, केवल C1 C2 को स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो अबव इक्वेशन हमने डिटरमाइन किया था वहां पे वैल्यू पुट किया। अब हमें चाहिए डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, कि जहां पे पॉइंट लोड है उस लोड के नीचे हमें कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसी इक्वेशन में से अगर हम x की जगह वैल्यू पुट करते जाएं कि हमारा पॉइंट लोड कहां पे है, तो लेफ्ट सपोर्ट से a डिस्टेंस पे, तो आप a पुट करते जाएंगे तो हमारा स्लोप मिल जाएगा और फिर वहीं का हमें डिफ्लेक्शन भी मिल गया। अब देखिए, जब हमें डिफ्लेक्शन अंडर द लोड फाइंड आउट करना था तो हम x की जगह वैल्यू पुट कर क्या करेंगे a। तो जब आपने x की जगह वैल्यू a पुट किया तो देखिए x जो है तो लोड कहां पे है c पे, तो हमें सिर्फ बाउंड्री कंडीशन जब हम यूज किया है वो a टू c यूज किया है हमने। मींस जब हम मोमेंट का इक्वेशन या डिफ्लेक्शन का इक्वेशन पुट करेंगे तो अप टू c पॉइंट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि जो x है वो a के बराबर है। तो a के बाद वाले जो भी ब्रैकेट्स हैं या a के बाद वाले जो भी ऑब्लिक्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या बना, दैट इज EIYX इज इक्वल टू, इस x के वैल्यू में हमने पुट किया a क्यूब माइनस L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, x की जगह पुट किया L और इसको हमने किया नेग्लेक्ट क्योंकि दिस पोर्शन इज बियॉन्ड द पॉइंट C, तो इसे यहां पे हम यूज नहीं करेंगे। तो ये इक्वेशन बना हमारा। अगर इसमें हम माइनस WAB अपॉन 6L कॉमन रख लें तो ब्रैकेट में आ गया L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसको और आगे सॉल्व करें तो लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, तो टोटल लेंथ इज a प्लस बी, तो इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस केवल करते जाएंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन मिल जाएगा अंडर द पॉइंट लोड, विच विल बी इक्वल टू, तो देखिए जो हमने a प्लस बी को स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर को ओपन किया तो हमें ये रिजल्ट मिला, यहां से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल, इट इज 3L। तो ऊपर बन गया माइनस WA स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। तो बताइए डिफ्लेक्शन एट C जहां पे लोड के नीचे अगर कैलकुलेट करें तो इट इज इक्वल टू माइनस WA स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 3 EIL। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन मिला अंडर द लोड। इसी तरीके से हमने इस मेथड को सॉल्व किया है। तो मैक्यूलेज मेथड में हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है कि हमें बहुत सारे कांस्टेंट्स यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दो ही कांस्टेंट्स है, C1 C2 से बाउंड्री कंडीशन लगा के हम कांस्टेंट सॉल्व कर लेंगे। फिर जहां पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए या जहां पे भी स्लोप चाहिए तो उसी पार्ट तक हम केवल ब्रैकेट को या जो ऑब्लिक था
उसी पार्ट तक हम केवल एनालिसिस करेंगे। अगर आपको आगे के कैलकुलेट करना है तो उस ब्रैकेट तक एनालिसिस करेंगे। तो अलग अलग इक्वेशंस लिखने के बजाय हम सारे इक्वेशंस एक साथ पुट कर दें और इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन इन द सिंपली सपोर्टेड बीम यूजिंग मैकेलेस मेथड। तो इसी के बेस्ड हम आगे एक दो प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो अगर आप समझ ले ध्यान से तो आपका मैकेलेस मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अभी हमने मैकेलेस मेथड पढ़ा था, उसी मेथड पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम से समझेंगे कि मैकेलेस मेथड से किस तरीके से सॉल्व करना है। तो लेट एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, पॉइंट ए से 1 मीटर पे एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड है 64 किलो न्यूटन, और उसी पॉइंट ए से लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर पे एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड है 48 किलो न्यूटन। टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज 8 मीटर। यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन। तो अगर आपसे पूछा है डिटरमाइन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी एंड डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, मीन्स पॉइंट्स लोड के दोनों ईच लोड्स के नीचे का डिफ्लेक्शन डिटरमाइन करेंगे पहले हम लोग, और फिर हम ये भी डिटरमाइन करेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे और कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, मोमेंट एट एक्स, और फॉर एसी रीजन, सीडी रीजन, डीबी रीजन सबके लिए कंबाइंड। तो सबके लिए कंबाइंड जब मोमेंट लिखेंगे तो हमें सबसे पहले आर ए का वैल्यू चाहिए, देन टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस तो हमारा आर ए मिल गया हमारा 80 किलो न्यूटन। तो हमने क्या लिखा, प्लस आर ए इंटू 8 माइनस 64 इंटू 7 देन माइनस 48 इंटू 4, देन वी गॉट आर ए एस 48 किलो न्यूटन। तो अगर मोमेंट एट एक्स अगर हम डीबी रीजन में लिख दें, लेट यहाँ पे एक सेक्शन है जो ए साइड से एक्स डिस्टेंस पे है, तो इस सेक्शन का मोमेंट क्या होगा, देन मोमेंट एट एक्स, तो ये मिला हमारा मोमेंट एट एक्स, डेट इज आर ए इंटू एक्स माइनस 64 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 48 इंटू एक्स माइनस 4। तो अब हमने अलग अलग रीजन्स के लिए को ब्रैकेट्स में रख दिया है या ऑब्लिक्स में रख दिया है कि पहला पार्ट एसी रीजन इज 80x, सीडी रीजन इज माइनस 64 इंटू एक्स माइनस 1 एंड डीबी रीजन इज माइनस 48 इंटू एक्स माइनस 4, और यही मोमेंट हमारा इक्वल होगा डी आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। अब आप अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से हमें स्लोप का इक्वेशन मिलेगा, एंड दैट स्लोप इक्वेशन विल बी, तो जब ये इक्वेशन मिला कि 80x का इंटीग्रेशन इज 80x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 ऑब्लिक माइनस 64 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 ऑब्लिक माइनस 48 इंटू एक्स माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2, अगर इसको हम सॉल्व करते जाए तो इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बना। जब ये इक्वेशंस है, इसी को अगर हम एक बार और इंटीग्रेट करा दें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा डिफ्लेक्शन के लिए। तो देखिए, जब ई आई वाई एक्स का हमारा ये इक्वेशन बन गया, अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होता है कि जब x हमारा 0 है और डिफ्लेक्शन 0 है, जब x 0 है तो x 0 हम लिख रहे हैं मान लीजिए पॉइंट ए पे, पहले सपोर्ट पे, लेफ्ट सपोर्ट पे, तो हम केवल इस मोमेंट तक जो हमारे पहले ब्रैकेट के लिए या फर्स्ट रीजन के लिए जो मोमेंट वैलिड है, केवल उनको ही हम इक्वेट कराएंगे। उसके बाद के जो दो रीजन्स के मोमेंट हैं, उन दोनों रीजन्स के मोमेंट को हम आगे इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बाउंड्री कंडीशन केवल पहले रीजन के लिए वैलिड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन x इज 0 देन डिफ्लेक्शन विल बी 0, और जब x 0 है, जो डिफ्लेक्शन 0 है, तो जब यहां पे आप पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, तो C2 विल बी इक्वल टू 0। तो पहला बाउंड्री कंडीशन यूज किया हमने और कांस्टेंट 2 डिटरमाइन कर लिया जो कि 0 है। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे कि जब x हमारा L होगा
और लेंथ ऑफ द बीम दे रखा है आपको 8 मीटर। तो जब x हमारा L होगा तो पॉइंट B सपोर्ट पे जो राइट मोस्ट सपोर्ट है वहां का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। और ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये पूरे बीम के लिए है। तो जब पूरे बीम के लिए है तो आप जब इक्वेशन यूज करेंगे तो ये फुल इक्वेशन मीन्स यहां से लेके तीनों रीजन्स के जो बेंडिंग मोमेंट है इन तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे उस बाउंड्री कंडीशंस के लिए। तो हम बोल सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 8 मीटर देन डिफ्लेक्शन इज 0। आप इस पूरे इक्वेशन में x की जगह 8 मीटर पुट करते जाइए और डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा, 0। देन इट इज 0 इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा। जब इस इक्वेशन को हम C1 से सॉल्व कर लें तो कांस्टेंट C1 कैन बी डिटरमाइंड एंड दैट कांस्टेंट C1 इज इक्वल टू -332। तो जब C1 C2 मिल चुका है तो आपसे प्रॉब्लम में क्या पूछा था कि दोनों लोड्स पे मींस पॉइंट C और पॉइंट D पे इन दोनों लोड्स का डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में C1 C2 को पुट करेंगे और जहां का भी आपको डिफ्लेक्शन चाहिए उस पॉइंट का आप x पुट करते जाइए और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते चलेंगे। हम बोल सकते हैं कि जो आफ्टर पुटिंग C1 एंड C2 आवर डिफ्लेक्शन इक्वेशन नाउ विल बी, ये हमारा बन गया इक्वेशन। अगर हमें चाहिए डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड 64 किलो न्यूटन, देखिए बीम जो था हमारा जो पॉइंट सी पे जो 64 किलो न्यूटन है, इस पॉइंट सी पे जो हमारा 64 किलो न्यूटन है उस पॉइंट पे हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो x क्या दे रखा है, 1 मीटर। और ये जो x 1 मीटर है ये फॉर एसी रीजन ओनली है। तो आप CD और DB को इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, केवल हम सॉल्व करेंगे AC के लिए। फिर अगली बार जब हम x की जगह 4 मीटर पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा पॉइंट D का। जब आप डिफ्लेक्शन पॉइंट D के लिए पुट करेंगे तो आप केवल AC और CD का मोमेंट लिखेंगे, DB वाले मोमेंट को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट किए तो केवल इतना ही मोमेंट लिखना था, दैट इज 40 इंटू 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 332 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन EI। अब वैल्यूज पुट करते जाए कि जो 1 मीटर है वो 1 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे mm में, और अगर 1 मीटर को mm में कन्वर्ट करें, ये जो 40 था RA जो आया था हमारा 80 किलो न्यूटन, तो आपने 80 पुट किया था, मीन्स ये जो यूनिट है वो किलो न्यूटन और मीटर में है, किलो न्यूटन मीटर क्यूब में है। तो जब ये किलो न्यूटन मीटर क्यूब में है तो इसको आप पहले न्यूटन mm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और E और I के भी डायमेंशंस हमें न्यूटन और mm के टर्म में रखना है। तो यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यूनिट कन्वर्जन को ध्यान देंगे तभी हम डिफ्लेक्शन यहाँ पे आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। देन YC विल बी इक्वल टू, देखिए तो ये हमारा मिला डिफ्लेक्शन। तो जो 40 था वो पॉइंट जो हमने रिएक्शन लिखा था वो किलो न्यूटन में लिखा था, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 क्यूब से मल्टीप्लाई किया। और 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब को आप 1 mm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर 9 किया हमने, तो हमारा बन गया 10 टू द पावर 12 न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई E दे रखा था 210 गीगा पास्कल, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर मेगा पास्कल में, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब इनटू तो I का वैल्यू आपको दिया हुआ था वो दे रखा था 180 इंटू 10 टू द पावर 6 mm पे पावर 4, तो हमने इसे mm पे पावर 4 में ही रखा है। तो जब हमने कंप्लीट सॉल्व किया तो डिफ्लेक्शन एट C आया -8.43 mm, और माइनस साइन इंडिकेट कि लोड अगर डाउनवर्ड है तो डिफ्लेक्शन किस में आएगा, डाउनवर्ड में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन कि पॉइंट C के नीचे जो डिफ्लेक्शन है दिस इज 8.43। सिमिलरली जब हम x इज इक्वल टू 4 मीटर पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन है D मिल जाएगा हमें। तो आप इसी डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में x की जगह 4 पुट करते जाइए, यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन है D मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब जब हमने x इज इक्वल टू 4 मीटर पुट किया तो x4 कहाँ पे है, पॉइंट D पे है, तो आप मोमेंट इक्वेशन केवल या डिफ्लेक्शन इक्वेशन केवल पॉइंट D तक ही यूज करेंगे, जो पॉइंट D हमारा है फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे x की जगह 4 पुट करते जाइए तो 40 इंटू 4 क्यू अपॉन 3 माइनस 332 इंटू 4 माइनस 32 इंटू 4 माइनस 1 डेट इज 3 क्यूब अपॉन 3, और ये क्या होगा तो डिफ्लेक्शन एट D मिलेगा। तो अगर डिफ्लेक्शन एट D हम सॉल्व कर ले
तो सेम यूनिट कन्वर्जन जो अभी हमने पिछले बार में कन्वर्ट किया था किलो न्यूटन को न्यूटन में और मीटर क्यूब को mm क्यूब में और यंग्स मॉडुलस को गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में और बाकी सारे डायमेंशन न्यूटन और mm के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्लेक्शन एट डी मिला विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20.18 mm एंड दिस डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डाउनवर्ड। मतलब C के नीचे का डिफ्लेक्शन -8 है और D के नीचे का डिफ्लेक्शन -20.18 mm है। तो ये जब दोनों पॉइंट लोड्स का डिफ्लेक्शन हमें मिल चुका है, नाउ वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहां पे होता है जहां पे स्लोप हमारा 0 होता है। तो अगर स्लोप को इक्वेशन को अगर हम 0 से इक्वेट करा दें तो जो भी हमारा x आएगा दैट x विल गिव द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट और उस x के वैल्यू को अगर हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए तो अगर बीम पे पहले जाए हम, दिस वाज द बीम, तो D से B 4 मीटर है और A टू D 1 मीटर एंड 3 मीटर 4 मीटर। तो जो भी लोड है दैट लोड इज इन द रीजन ऑफ A टू D और हमें पता है कि A टू C के बीच में तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लगभग कहां मिलेगा, CD रीजन में। तो हमने एज्यूम कर लिया है कि लेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट इज इन बिटवीन CD रीजन। तो जो CD रीजन के लिए जो आप स्लोप का इक्वेशन लिखे थे उसको 0 से इक्वेट करा देंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो स्लोप का इक्वेशन हमारा क्या था, तो हमने स्लोप के लिए ये इक्वेशन लिखा था कि 40x स्क्वायर प्लस C1 माइनस 32x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 24x माइनस 4 स्क्वायर। बट माइनस 24 इज बियॉन्ड D, तो हमें इस इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ A से लेके C तक के इक्वेशन को, सॉरी A से लेके D तक के इक्वेशन को यूज करेंगे। इट इज 40x स्क्वायर प्लस C1 माइनस 32x माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा 0। तो इसी को हमने आगे सॉल्व किया है कि 40x स्क्वायर प्लस C1 प्लान C1 इज माइनस 332 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा एंड दैट x विल बी इक्वल टू 3.84 मीटर। तो अब डिफ्लेक्शन इक्वेशन में आप x 3.84 मीटर पुट कर दीजिए। अब 3.84 मीटर देखिए कहां पे है, तो इट इज इन बिटवीन पॉइंट C एंड पॉइंट D, क्योंकि A टू D हमारा है 4 मीटर। तो ये CD रीजन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है दैट इज पॉइंट 3.84 मीटर पे। तो जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन था वो केवल 2 ब्रैकेट्स के लिए मीन फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए हम यूज करेंगे, थर्ड पार्ट को यूज नहीं करेंगे। और वहां पे x को अगर 3.84 पुट करेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल जाएगा एंड दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू, तो जब हमने x इज इक्वल टू 3.84 मीटर पुट किया है अप टू सेकेंड ब्रैकेट, तो EI y max इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 डेट इज 3.84 क्यूब बाई 3 माइनस 332 इंटू 3.84 क्योंकि प्लस C1x है जो इज माइनस 332 इंटू 3.84 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 एंड x इज 3.84 minus 1 that is 2.84 q upon 3. When you solve this complete equation putting the value of E and I तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिला that is minus 20.22 mm। अब देखिए अगर y max है minus 2.22 mm तो जस्ट y max के साइड में जो हमारा पॉइंट D था उस D पॉइंट का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना था that is minus 20.8। ये तो मिड स्पैन है, तो मिड स्पैन और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है इन दोनों का डिफ्लेक्शन बहुत ही क्लोज है दैट इज एक तो 20.18 है और दूसरा 20.22 mm है। तो दिस डिफ्लेक्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बट C का डिफ्लेक्शन बहुत कम था दैट इज ऑलमोस्ट -8 मींस इन दोनों के कंपैरिजन में वो हाफ से भी कम डिफ्लेक्शन है। तो इसी तरीके से हमने डबल इंटीग्रेशन के बाद मैक्यूरस मेथड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस मेथड में यही एडवांटेज है कि आपको बहुत सारे कांस्टेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही इक्वेशन लिखिए, अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखेंगे या ऑब्लिक्स में लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट कराएंगे, स्लोप मिलेगा, फिर इंटीग्रेट कराएंगे, डिफ्लेक्शन मिलेगा, बाउंड्री कंडीशन लगा के कांस्टेंट यूज कर लेंगे,
कांस्टेंट जब डिटरमाइन हो जाए तो आपको जहां का भी डिफ्लेक्शन पूछा है वहां का एक्स का वैल्यू पुट करिए और डिफ्लेक्शन सॉल्व करते जाइए। अगर स्लोप पूछा होता तो हम एक्स का वैल्यू पुट करते हैं और स्लोप कैलकुलेट करते जाते हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर जानना है तो स्लोप के इक्वेशन को 0 से इक्वेट कराइए, एक्स मिल जाएगा, उस एक्स को वाई मैक्स की वैल्यू में पुट करिए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू भी आ जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक टू हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द मैक्यूलेज मेथड। अब चलिए एक प्रॉब्लम ये देख लेते हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री है, फिक्स्ड एंड इज पॉइंट ए, फ्री एंड इज पॉइंट डी। इस पे मल्टीपल कपल्स लगे हुए हैं। तो पॉइंट डी फ्री एंड पे एक एंटी क्लॉकवाइज 80 किलो न्यूटन मीटर का कपल है, फ्री एंड से 3 मीटर पे सी पॉइंट पे क्लॉकवाइज 200 किलो न्यूटन मीटर का कपल है। उसके 3 मीटर के बाद पॉइंट बी पे 300 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज कपल है और उसके 3 मीटर के बाद हमारा फिक्स्ड एंड है। तो हमसे इस प्रॉब्लम में पूछ रखा है डिटरमाइन थीटा एंड वाई एट पॉइंट बी, सी एंड डी। Means we have to calculate slope and deflection at point B, point C and point D, and given is EI value and EI is given as 90 into 10 cube kilonewton meter square। तो इस प्रॉब्लम्स में मैक्यूलेज मेथड को हम यूज करेंगे और जब यहाँ मल्टीपल लोडिंग्स हैं तो मैक्यूलेज मेथड में से किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि फिक्स्ड एंड पे मोमेंट रिएक्शन कितना है। तो अगर बीम में देखें एंटी क्लॉकवाइज 80 मोमेंट है और 300 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज इज 380 एंड क्लॉकवाइज इज 200। तो हमें अगर फिक्स्ड एंड का अगर मोमेंट रिएक्शन चाहिए तो अगर फिक्स्ड एंड पे अगर हम 180 किलो न्यूटन मीटर का अगर हम क्लॉकवाइज मोमेंट यूज कर दे देन दिस बीम विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमने बोला रिएक्शन एट ए इज 180 किलोन्यूटन मीटर क्लॉकवाइज इन नेचर। अब देखिए जब मैंने रिएक्शन डिटरमाइन किया था इट इज 180 किलोन्यूटन मीटर क्लॉकवाइज एट द फिक्स्ड एंड। तो हम लेट सीडी सेक्शन पे एक मोमेंट एक सेक्शन मान लें सीडी रीजन में जो हमारे ए से एक्स डिस्टेंस पे है। तो मोमेंट एट एक्स क्या होगा, तो इट इज EI डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो पहला कपल है 180 डेट 180 कपल, क्योंकि कपल के साथ डिस्टेंस तो प्रोडक्ट होता नहीं है तो हम केवल लिखेंगे 180 ऑब्लिक। दूसरा कपल है एंटी क्लॉकवाइज इट इज -300। बट सेकेंड कपल हमारे ए सपोर्ट से कितना है तो आगे 3 मीटर आगे डिस्टेंस है। तो अगर ए से सेक्शन टोटल एक्स था उस एक्स में से 3 माइनस कर सकते हैं हैविंग पावर 0। तो इसका पावर 0 होगा। अभी ये पॉइंट लोड होता तो आप लिखते -300 इंटू एक्स -3, क्योंकि ये कपल है तो आपको x -3 का पावर 0 देके आगे सॉल्व करना है। Again oblique. Next couple is clockwise 200 which is plus 200 into x minus 6 का पावर 0। तो ये होता है इक्वेशन फॉर कपल्स। तो कपल्स के लिए ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि पॉइंट लोड में तो आप लोड इनटू डिस्टेंस लिखते हैं, तो कपल का जो फर्स्ट कपल होगा उसके लिए आपको डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर कोई इंटरमीडिएट कपल्स हैं तो उन इंटरमीडिएट कपल जैसे कहीं भी सेक्शन ले रहे हैं बीच में कोई कपल आ रहा है तो उसका डिस्टेंस जैसा पॉइंट लोड लिखते थे वैसा ही लिखेंगे, केवल ब्रैकेट के ऊपर पावर 0 यूज करेंगे हम। अब इसको हम अगर इंटीग्रेट करें तो हमें स्लोप का इक्वेशन बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बना तो 180 का इंटीग्रेशन इज 180 x प्लस C1 ऑब्लिक -300 x -3 का पावर 0 था तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x -3 1/1 प्लस 200 इंटू x -6 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज x -6। अगेन इंटीग्रेटिंग तो ये एक इंटीग्रेशन हुआ दैट इज 180 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1x प्लस C2 ऑब्लिक -300 x -3 का स्क्वायर अपॉन 2 ऑब्लिक प्लस 200 x -6 स्क्वायर अपॉन 2।
तो दिस इज द इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो अगर फिक्स्ड एंड पहला पॉइंट जो ए पॉइंट है अगर ये फिक्स्ड है तो फिक्स्ड एंड का स्लोप क्या होता है 0, तो हम बोलेंगे जब x 0 तो स्लोप इज 0। तो पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया कि जब x 0 होगा तो ये स्लोप का इक्वेशन 0 होगा इज इक्वल टू 180 इंटू एक्स डेट इज 180 इंटू 0 प्लस C1। जो हमने सॉल्व किया तो C1 इज इक्वल टू 0। अब इस पहले ऑब्लिक के बाद के ये दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों को इस इक्वेशन में सॉल्व नहीं करना है क्योंकि x जो 0 हमने बाउंड्री कंडीशन यूज किया है डेट इज फॉर ओनली ए बी पोर्सन, तो वो ए बी पोर्सन के लिए है। नाउ इसी पे एक और बाउंड्री कंडीशन यूज कर सकते हैं कि जब x 0 होगा तो डिफ्लेक्शन भी हमारा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि फिक्स्ड एंड का डिफ्लेक्शन क्या होता है 0। और जब आप डिफ्लेक्शन को यूज करेंगे तब भी हमें इक्वेशन केवल पहले ही ऑब्लिक के लिए सॉल्व करना है। तो जब इसको हमने पुट किया तो डिफ्लेक्शन एट x क्या हो गया 0, 180 by 2 90 इंटू एक्स स्क्वायर, x इज 0 देन दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो 0 प्लस C1x, C1 भी 0 था, x भी 0 है देन दिस इज ऑल्सो 0, तो C2 भी हमारा मिल गया 0। तो इस इक्वेशंस के लिए कांस्टेंट 1 एंड कांस्टेंट 2 दोनों ही 0 हैं। अब जिस जिस पॉइंट्स पे आपको स्लोप चाहिए एंड जिन पॉइंट्स का डिफ्लेक्शन चाहिए उन पॉइंट्स पे आप x का वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएं और स्लोप हमारा कैलकुलेट होता जाएगा। अब देखिए इसमें जो हमने स्लोप यूज किया है तो स्लोप डिटरमाइन किए थीटा बी पे, थीटा बी ए से कितने डिस्टेंस पे 3 मीटर पे, और थीटा बी बाउंड्री कंडीशन फॉर पहले ऑब्लिक के लिए है डेट इज 180 इंटू एक्स, क्योंकि कांस्टेंट C1 0 है तो ई आई थीटा बी इज इक्वल टू 180 इंटू 3, तो थीटा बी हमारा मिला 180 इंटू 3 डेट इज 540 अपॉन ई आई हमें दिया था 90 इंटू 10 क्यूब। अब देखिए कपल भी दिया हुआ है हमें किलोन्यूटन मीटर में और ई आई का टर्म भी दिया हुआ है किलोन्यूटन मीटर के टर्म में। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो यूनिट आया डेट इज 0.006 रेडियन। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट स्लोप एट पॉइंट सी। तो देखिए ई आई थीटा सी, तो थीटा सी सॉल्व करने के लिए हमें ए से 6 मीटर यूज करना है एक्स को। तो जब x 6 मीटर यूज करेंगे और सेकेंड ऑब्लिक तक, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट तक अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व करें तो इट इज 180 इंटू एक्स माइनस 300 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज 3। तो हमको सॉल्व किया तो थीटा से मिला 180 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि कपल है किलोन्यूटन इंटू डिस्टेंस इज मीटर, तो किलोमीटर मीटर स्क्वायर अपॉन 90 इज ऑल्सो गिवन, ई आई इज गिवन 90 इंटू 10 क्यूब किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारी सॉल्व हो गया 0.002 रेडियन। नाउ विल कैलकुलेट ई आई थीटा एट पॉइंट डी, लास्ट कपल। तो जब थीटा एट डी सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम 9 पुट करना शुरू करेंगे और पूरे इक्वेशंस पे हम लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही रीजन्स के लिए स्लोप का इक्वेशन बनेगा। देन थीटा डी इज ऑल्सो 0.006 रेडियन। तो इसी तरीके से हमने तीनों ही पॉइंट्स का स्लोप कैलकुलेट कर लिया। इसी सेम मेथड से हम तीनों पॉइंट्स का डिफ्लेक्शन भी मेथड कैलकुलेट करेंगे। तो हर पॉइंट्स का आप अपना x का वैल्यू पुट करते जाइए, डेट इज 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर। डिफ्लेक्शन का इक्वेशन पता है, जब पहला डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे b के लिए तो एक ब्रैकेट यूज करना है, सेकंड में दूसरा ब्रैकेट एंड तीसरे में होल तीनों ब्रैकेट्स को यूज करके सॉल्व करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन था वो पहले के लिए था हमारा 90x स्क्वायर प्लस C1x प्लस C2, और C1 C2 0 है तो ई आई वाई बी इज 90x स्क्वायर। x के जगह हमने वैल्यू पुट किया 3 स्क्वायर, तो डिफ्लेक्शन भी मिला 810 इंटू 90 इंटू 10 क्यूब। 90 क्या है हमारा यहाँ पे अगर यूनिट देख लें तो दिस 90 इज कपल एंड कपल इज किलो न्यूटन मीटर इंटू डिस्टेंस इज 3 स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर अपॉन 90 इंटू 10 क्यूब विच इज किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो आप इसको कैंसल आउट करें तो 1 मीटर बच जाएगा। तो डिफ्लेक्शन किस में आएगा मीटर में, और इस मीटर में अगर 1000 का प्रोडक्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा वैल्यू डिफ्लेक्शन mm में, डेट इज 9 mm। तो ये आपको यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ई आई वाई सी मीन्स डिफ्लेक्शन एट सी। तो जब हमने ई आई वाई सी कैलकुलेट किया तो डिफ्लेक्शन एट सी एक्स 6 मीटर पे है, तो हमने डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में यहाँ 6 पुट किया, दिस इज -150 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज 3 का स्क्वायर। सब जब सॉल्व किया मिला 1890 एंड 1890 इंटू 90 इंटू 10 क्यूब इंटू 1000
मीटर से mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 यूज किया है, डेट इज 21 mm. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट d. अब ये तीसरा इक्वेशन है, दैट इज EIYD, और जब डिफ्लेक्शन एट d कैलकुलेट करेंगे तो x के जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे 9 मीटर. तो जब आप सारे इक्वेशंस को पुट किया हमने तो हमें डिफ्लेक्शन इक्वल टू आ गया कैलकुलेट करने पे 2790, और उस 2790 को जब EI इंटू 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें मिला डिफ्लेक्शन एट d इज 31 mm. तो यही हमारा पूरा कैलकुलेशन था रिगार्डिंग कैंटिलीवर बीम पे कपल्स है या सिंपली सपोर्टेड बीम पे भी कपल्स है. तो ऐसे इक्वेशंस को हम यूज करेंगे. उसके बाद हम अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस लगा के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन डिटरमाइन करते हैं यूजिंग मैक्यूलेज मेथड. So I hope you have understood this topic. I hope at the end of this lecture, now you will be able to determine slope and deflection using Macaulay method for different types of loading conditions. यहाँ पे हमने किसी भी बीम पे मैक्यूलेज मेथड को यूज करते हुए स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो आप अच्छे से समझे होंगे. तो मैक्यूलेज मेथड हम तब यूज करते थे जब आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज नहीं हो सकता है. तो आप इतना अच्छे से समझ चुके होंगे